तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा भी। यस। इसमें वो पेज नहीं है क्या आपसे, जिसमें धोलेरा की टाइमलाइन भी लास्ट दिया वाला। हुआ है? धोलेरा की टाइमलाइन वाला नहीं है क्या इस पेज, इसमें अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो ना? नहीं। वेरी और गुड। ये को होस्ट शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा। क्या बात है, तो होस्ट बना रहे हैं। यस। यस, बनाना चाहिए ना। अभी ठीक है। देख लेता हूँ सर। इस वाले में वो टाइमलाइन नहीं दिया है, टाइमलाइन भी मेरे को बताइए ना। क्या खोज रहे हैं सर? एक और भी है। टाइमलाइन। 43 पेज की जो पीपीटी है उसको भी मैं चाह रहा हूँ, मिल गई है मेरे पास। तो इसमें नहीं है। क्या चीज? इसमें नहीं है। नहीं, इस वाले में वो नहीं, धोलेरा के टाइमलाइन वगैरह वो सभी मुझे गाइड करना है ना। तो उसमें नहीं है वो पूछ रहे हैं जो आप हैं देख रहे हैं। नहीं। 43 तो वैसा है नहीं सर। है मेरे पास है। निश्चित। ये पहले वाली सर पीपीटी। टाइम। यस, इसमें पूरा डिटेल है ना। बढ़िया है। अब देखो, अभी सभी लोग ध्यानपूर्वक हो सकेगा ना तो कॉपी पेन वगैरह ले लीजिएगा, नोट पेन वगैरह, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बारीकी से इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है। रिकॉर्ड कर दें। यस। Recording in progress. तो अभी ये जो धोलेरा शहर है ना, धोलेरा शहर बनने की शुरुआत या न्यू कह लीजिए, ये 2009 के टाइम हुआ था यहाँ पे, गुजरात में, है ना। अब ये जो 2009 में यहाँ पे सबसे पहले क्या एसआईआर एक्ट लागू हुआ था, जिसको बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये जो एसआईआर एक्ट है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये क्योंकि एक प्रकार का कानून है ना। ये आपका राज्यसभा में, ये समझिए कि यहाँ सॉरी विधानसभा में इसका कानून पारित हुआ था 2009 के टाइम। बड़े ध्यान समझिएगा आप लोग ना, 2009 के टाइम यहाँ। तो उसके बाद जब यहाँ पे एसआईआर एक्ट लगा था तो ये टाइमिंग क्या चल रही थी उस टाइम, 2009। अगर इसके थोड़ा सा हम बैक चलेंगे ना, तो धोलेरा शहर इंडिया में बनाने का रीजन भी ये है कि जब 2008-7 की हम बात करेंगे, उस समय क्या है, स्टेट में जो मुख्यमंत्री थे वो मोदी जी थे आपके, और जो सेंट्रल में थी वो कांग्रेस की सरकार थी। उसमें आपके ये क्या नाम है इनका, मनमोहन नरसिम्हा सिंह। नरसिम्हा नहीं, मनमोहन, नरसिम्हा राव। नहीं वो मनमोहन सिंह जी थे। 2049 की बात चल रहा है, यस। 1900। यस, ये मनमोहन सिंह उस जी समय थे। मनमोहन सिंह थे सर, अजय सर। यस। 2009 में। यस। राइट। तो उस समय क्या सीन था कि गवर्नमेंट की प्लानिंग थी कि एक ऐसा सिटी बनाया जाए इंडिया में जो कि बाहर के पैसों को भी लाए इंडिया में, है ना। एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार किया जाए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन फॉरेन कंट्रीज में भी हो, मतलब यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह हो, जिससे कि व्यापार आपका ऑल ओवर वर्ल्ड किया जा सके, जिससे कि देश की जीडीपी बढ़े, देश की जीडीपी में ग्रोथ आए, है ना। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया चुनना था। अब एरिया चुनने का मतलब, क्योंकि उस समय ऑप्शन में बहुत सारे स्टेट थे, आगे बहुत सारी स्टेट आई, जैसे इधर से यूपी का भी ऑप्शन आया, है ना। इधर राजस्थान का भी ऑप्शन आया, और भी मुंबई वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन आए सामने कि हम यहाँ पे एक नया शहर बना सकते हैं।
बट क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को भी देखा जाता है, क्योंकि आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहीं भी कोई जो भी इंडस्ट्री जाती है सबसे पहले वो क्या देख के आती है, ट्रांसपोर्टेशन। उनके लिए जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी स्मूथ होनी चाहिए, हर तरीके की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अब क्योंकि आपको पता है ये जो यूपी हो गया आपका, ये राजस्थान वगैरह वाले ये जो एरिया है ना, ये क्या है, समुद्र से टच में नहीं है। अगर यहाँ से अगर किसी को उत्तर प्रदेश से ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो उनको कम से कम 1000 किलोमीटर तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग जाएगा गुजरात के तट पे आने के लिए। ये जो समुद्री तट है, यहाँ पे जो बंदरगाह है जहाँ से आपका सी पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये अलग से कॉस्ट इनको इनके लिए खर्चे होंगे, है ना। तो इसलिए एक ऐसी जगह को चूज किया गया जहां पे ना तो कोई एक्स्ट्रा ले जाने ले आने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, जहां पे 360 डिग्री की कनेक्टिविटी हो, है ना। तो उसमें जो सबसे अहम स्टेट आया वो आपका गुजरात में आया। अब गुजरात में गवर्नमेंट की जमीनें कहाँ ज्यादा थी, वो ऑप्शन देखा जा रहा था। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन में धोलेरा सामने आया, जहां पे ना ही किसी से मतलब ये समझिए कि यहाँ पे मैक्सिमम जो जमीनें थी वो गवर्नमेंट की थी। और यहाँ की जमीन क्या है, बिल्कुल बंजर और खाली जमीन थी। बंजर जमीन का सीन ये हो गया कि यहाँ पे उपजाऊ वाले एरिया कम थे, क्योंकि ये समुद्र की तटी वाला एरिया है ना। जहाँ पे न पानी जो ज्यादातर होता है वो खारा पानी होता है। तो खारा पानी में क्या है, खेती वगैरह होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, खेती नहीं होती। ज्यादातर यहाँ खेती भी जो होती है वो बारिश के टाइम होती है, जो बारिश की पानी होती है उसको स्टोर करके ज्यादातर खेती वगैरह करी जाती है ना। तो ये सीन होता है। तो अब धोलेरा को यहाँ पे बसाने का सबसे बड़ा यही रीजन है कि यहाँ पे क्या 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसा कि अभी हम आगे समझते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पे क्योंकि धोलेरा शहर जो है कि इस खंभात की खाड़ी के पास में बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये आपका धोलेरा शहर होगा, ये खंभात की खाड़ी होगी, है ना। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होते थे। इन सभी एरिया से भी पहले के टाइम में भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे, है ना, क्योंकि तब समुद्र और आगे तक हुआ करता था। तो इस रीजन से यहाँ पे पहले भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते थे, क्योंकि लोथल वगैरह यहीं पे है ना। ये चीज है। तो अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको डीप में जाते हैं, तो ये जो धोलेरा शहर है ये गुजरात में बन रहा है। बातों को समझिएगा बारीकी से, है ना। अब ये जो गुजरात में बन रहा है ना, तो गुजरात में ये जो शहर बन रहा है, ये गुजरात एक जिला हो गया आपका। उस जिले के अंदर ये पूरा शहर अपना बन रहा है धोलेरा। धोलेरा जो कि पहले एक तालुका हुआ करता था, समझिएगा आप। धोलेरा क्या है, पहले एक तालुका हुआ करता था, तहसील, जिसको हिंदी में बोलते हैं तहसील यहाँ के लैंग्वेज में या अपने लैंग्वेज में। तो उसमें टोटल 33 गांव आते थे। 33 विलेज, एक मिनट, 33 विलेज आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, इन 33 विलेज में से यहाँ पे क्या सॉइल टेस्टिंग वगैरह सारी चीज करी गई है, जिसके थ्रू इसमें से 22 विलेज को लिया गया है। 22 विलेज को लिया गया है, जिसके अंदर ये पूरे शहर को बसाने की मास्टर प्लानिंग करी गई है इन 22 गांव। बाकी के जो बचे 11 गांव, ये जो 11 विलेज हैं, इसके लिए मैं मैप भी ओपन कर लेता हूँ। यस, अनुसर आवाज आ रही है। यस सर। यस, आप अनम्यूट रखिएगा ताकि कन्वर्सेशन होती है। बस थोड़ा सा, क्योंकि ये गूगल अर्थ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। यस, अब यहाँ पे हम समझते हैं। ये हो गया आपका, इस तरीके से देखेंगे तो पूरे इंडिया का मैप हो गया।
ये वाला पूरा आपका ये इंडिया का मैप हो गया इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना धोलेरा है वो इस एरिया में है, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो धोलेरा है ये अहमदाबाद और भावनगर के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अहमदाबाद और भावनगर के बीच अहमदाबाद में। और भावनगर के बीच में। यस, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में बन रहा है। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस करी है कि इसके अंतर्गत जो टोटल 33 गांव आ रहे थे, जिसमें से 22 गांव को मिलाकर पूरा ये शहर बनाया जा रहा है, बाकी के जो बचे 11 गांव हैं तो ये सभी ये एडजॉइनिंग वाले एरिया है। ये जो एडजॉइनिंग वाले एरिया है ना, यही सभी बाकी के 11 गांव आते हैं। ये सभी इस साइड वाले भी कह लो आप, या फिर इस साइड वाले भी कर सकते हो। अच्छा, ये सभी आपके इन्हीं 11 गांव में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कितना डिस्टेंस तक गाँव आता है जय सर? यस, जय क्या सर, चीज? यस, कह रहे हैं कितना कितना डिस्टेंस तक 11 गाँव आते हैं? डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का सीन ये है ना कि जैसे जब ये पहले के टाइम जब ये तहसील हुआ करता था ना, तो उसमें जो टोटल 33 गांव आते थे, उसमें से बाकी जो 11 गांव है तो यही नाम है। डिस्टेंस विलेज से मैटर नहीं, वो नहीं कर पाएंगे मेरे। ये जो कुछ गांव है ना जो आसपास पेरिफेरी वाले एरियाज में है, वही गांव इसके हम्म। एडजॉइनिंग में आएंगे, जो कि अलावा मतलब 22 गांव के अलावा जो 11 गांव आते हैं, है ना, ये सीन है, इसको ऐसे समझ सकते हो। अब इसमें क्या है, जो ये शहर बनाया जा रहा है ना, तो ये बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनाया जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शहरें भी क्या है ना, अनेकों प्रकार की होती हैं। अनेकों प्रकार का मीन्स ये हो गया ना कि शहर भी दो प्रकार की होती है। एक होता है ब्राउन फील्ड। क्या होता है? ब्राउन। यस, ब्राउन फील्ड। एक होता है ग्रीन फील्ड। ठीक है, आगे समझिए। अब जो ब्राउन फील्ड शहर होता है, वो शहर क्या होता है, ऐसा शहर होता है जहाँ पे लोगों की मतलब आबादी रहती है, जहाँ पे लोग रहते भी हैं, वहां पे मतलब जो ऑलरेडी शहर बस चुका है या जहाँ लोग रहते हैं, तो उन एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुछ हमें तोड़फोड़ करनी पड़ती है, कुछ जो भी नई इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐड करते हैं, फिर उसके लिए हमें वहां पे री मतलब नए सिरे से बनाते हैं कह लीजिए, या फिर जो बना हुआ चीज है उसी में हम चीजें ऐड ऑन करते हैं। जैसे अभी जितने भी अपने इंडिया में शहर बने हैं ना, वो इसी तरीके से बने हैं। कोई भी शहर अभी तक मतलब बिल्कुल स्क्रेच से खाली जमीन पे नहीं बना है। जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते थे, आबादी थी, सारा कुछ था, वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज करी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करी गई, तो उसके लिए फिर सड़कों को आपका गड्ढे खोदे गए, फिर उसमें पाइपलाइन वगैरह जो भी सारी चीजें हुई, हर एक एक्टिविटी उस तरीके से करी गई जो ब्राउन फील्ड में आता है ना। जहाँ पे ऑलरेडी शहर बना हुआ है, शहर बसा हुआ है, वहां पे कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लाते हैं तो वो ब्राउन फील्ड में आएगा। बट ये जो ग्रीन फील्ड है, ये ग्रीन फील्ड का सीन ऐसा होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल बंजर है, खाली है ना, बिल्कुल, जहां पे स्क्रैच से एक पूरा नया शहर बनाया जाए। क्या किया जाए? स्क्रैच से एक पूरा नया शहर बनाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन फील्ड। अब यहाँ पे ग्रीन फील्ड का एक और सीन समझते हैं। ग्रीन फील्ड शहरों में क्या है ना, उसकी प्रॉपर वे में मास्टर प्लानिंग होती है। मास्टर प्लानिंग का सीन ये हो गया कि जैसे अगर कोई शहर पहले से बना हुआ है, उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हम ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां हमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, सड़कों की खुदाई करनी पड़ेगी, और भी काफी चीजें करनी पड़ेगी। बट ग्रीन फील्ड में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ग्रीन फील्ड में क्या है, क्योंकि एरिया पहले से ही खाली है, तो वहां पे पहले से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, ताकि उसकी अगर एक फ्यूचर प्लानिंग रहेगी, उसके बेसिस फिर इस शहर को हम पूरा नए सिरे से एकदम न्यू तरीके से डेवलप करते हैं, जो कि ग्रीन फील्ड में आता है। समझिए, तो जो धोलेरा शहर है, ये इंडिया का सबसे बड़ा और पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके अलावा अगर हम समझेंगे ना, तो जो धोलेरा शहर बना है, अब ये जो धोलेरा शहर बना है, तो ये किस तरीके से बना है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, है ना, प्रॉपर वे में इसकी गाइडलाइन समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जब ये पूरा शहर का अनाउंसमेंट हुआ कि एक धोलेरा शहर बनेगा अपने इंडिया में, जो कि दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसे शहरों की तरह बनेगा, उनसे भी और सुंदर और बेहतर शहर बनेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब यहाँ पे शहर बनने की
वो बात चलने लगी, सारी चीजें हुई। और जब 2009 में यहाँ पे एसआईआर एक्ट लागू हुआ, है ना। अब एसआईआर एक्ट में ये जो कानून है, ये जो आपका एक्ट है ना, इसी के बेसिस पे आज इंडिया से ही नहीं, फॉरेन कंट्री से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्ट लगा है ना, इसके बेसिस पे ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कभी भी फेल नहीं होगा, जिसको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसी एक्ट के तहत यहाँ पे अभी धोलेरा शहर बन रहा है, एक तरीके से कह लीजिए। और या फिर इसी एक्ट के तहत अन्य कई फॉरेन कंट्रीज की शहरें बनी हैं एसआईआर एक्ट के थ्रू, जिसका पूरा नाम जैसे मैंने अभी डिस्कस करी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, मतलब विशेष निवेश क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पे गवर्नमेंट की कुछ विशेष गाइडलाइन, राइट, ये चीजें होगी। अब जब ये शहर मतलब जब यहाँ पे एसआईआर एक्ट लगा, तो उसके बाद क्या, शहर की सबसे पहले मास्टर प्लानिंग करी गई। क्योंकि आपको ही पता है, अगर कोई भी एक शहर है, पूरा एरिया हम डेवलप कर रहे हैं जो कि पूरा खाली एरिया, बंजर जमीन है, अब उस शहर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मास्टर प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट मास्टर प्लानिंग हम एक सिरे से स्टार्ट नहीं कर सकते कोई भी शहर। अब इसकी जो मास्टर प्लानिंग करी है, वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी हेल्क्रो ने करी। किसने करी है? हेल्क्रो ने, जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी है। अब इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि इसने मतलब कई जो विश्व के बड़े शहर है उनको बसाने की पूरी मास्टर प्लानिंग करी है। जैसे आप दुबई के पाम जुमेरा को जानते हैं, है ना, और भी कई रिसर्च सेंटर वगैरह हो गए, और भी कई मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के बेस्ट सिटीज है उनको भी इसने बसाया है, मतलब उसकी पूरी मास्टर प्लानिंग करी हेल्प्रो कंपनी ने। इसके लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं इस तरीके की पूरी दुनिया की मास्टर प्लानिंग करने के लिए, समझिए। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके के कानून वगैरह पास हुए, है ना, और भी कैसे किसानों से जमीनें ली जाएंगी। ये जो पूरा प्रक्रिया चला 2009 से कहाँ तक चला, 15 तक आया। अब 15 के बाद फिर ग्राउंड लेवल पे जो इंजीनियरिंग डिजाइनिंग रेडी करी है वो एकॉम कंपनी ने करी है। ये भी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कंपनी है, जिसने पूरा नक्शा रेडी करा कि धोलेरा किस तरीके से बनेगा, कितने टीपी, सब टीपी, ऑन ग्राउंड कैसे काम होगा। इन सारी चीजों को लेकर इन दोनों कंपनियों ने मिलकर पूरा अपना काम किया, ठीक है। देन उसके बाद फिर 2016 में एक एरिया चूज किया गया। 2015 में पूरी मतलब डिजाइन रेडी हुआ, शहर में कहाँ पे हाई एक्सेस रहेगा, कहाँ पे रेजिडेंशियल रहेगा, कहाँ पे इंडस्ट्रियल रहेगा, मतलब कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होगा ऑन ग्राउंड, ठीक है। रोड के नीचे कैसे अंडरग्राउंड यूटिलिटी रहेगी, ये सारी चीजें ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। देन फिर 2016 में यहाँ पे एक एरिया चूज किया गया कि हम एक एरिया पहले डेवलप करते हैं, जिसको फर्स्ट फेज के रूप में देखा गया कि हम एक फर्स्ट फेज के एरिया को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब वो फर्स्ट फेज का एरिया आपका ये रहा, ये वाला एरिया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस वाले एरिया को चूज किया, ये वाला एरिया। अब ये जो एरिया है इसको एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। एक्टिवेशन एरिया का सीन क्या हुआ, वह एरिया जो एक्टिव है, जहां पे गवर्नमेंट ने बेसिक सुविधाएं दे दी हैं। बेसिक सुविधाएं मतलब रोड, रास्ते, बिजली, पानी, ये जो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट ने दे दी है। वहां पे आप जाके कोई भी एक्टिविटी कर सकते। क्लियर हो रहा है अनुसार प्रॉपर? यस एवरीवन सर। ओके, चल सही चल रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं? यस, जी 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 बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। यस। अब यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एरिया है, ठीक है, अब इस एक्टिवेशन एरिया को एक पूरा इसका मैप तैयार किया गया अलग से कि सबसे पहले इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो ये फेज 1 के रूप में इसको नाम दिया गया, क्योंकि पूरे शहर पे जब मास्टर प्लानिंग हुई ना, पूरी ऑन ग्राउंड इसकी इंजीनियरिंग डिजाइनिंग हुई ना, तो प्रॉपर वे में इसकी जो प्लानिंग थी वो इस तरीके से थी कि इस जो 22 गांव का एरिया है इसको टोटल 6 टीपी में डिवाइड किया गया। कितने टीपी में? 6 टीपी में। अब टीपी का मतलब होता है टाउन प्लानिंग। ये इन्वेस्टर आपसे पूछ सकते हैं, सर ये टीपी का क्या मतलब हुआ, तो उनको बताना है सर ये टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग अगर कोई नहीं समझ पाता है ना, उसको बताना है सेक्टर। क्या बताना है? सेक्टर। सर सर ये 6 सेक्टर में बना हुआ है, मतलब 6 सेक्टर में बनेगा। अब क्योंकि सेक्टर वाइज भी एरिया बड़ा है, या अगर हम अपने लैंग्वेज में चले, टाउन प्लानिंग में भी एरिया बड़ा है। टाउन प्लानिंग 1 देखेंगे तो 50
1.4 स्क्वायर किलोमीटर। टाउन प्लानिंग 2 देखेंगे तो सबसे बड़ा 10.34 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया बड़ा है, इतना बड़ा एरिया एक बार में डेवलप करना थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो इसलिए फिर यस गवर्नमेंट ने, है ना, इसको सब टीपी में डिवाइड कर दिया। क्या किया, इसको सब टीपी में डिवाइड कर सब दिया। यस। अब ये जो 6 टीपी हैं इनको टोटल 27 सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड कर दिया गया। कितने में? 27 में, यस है ना। अब ये जो 27 सब टीपी हैं, अब इनको हम दूसरे लैंग्वेज में समझेंगे तो इसको सब सेक्टर समझ सकते हैं कि 27, 6 सेक्टर, 27 सब सेक्टर। ठीक है, जिससे कि हर कोई रिलेट कर पाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब जब इसको 27 सब टीपी में डिवाइड किया गया, है ना, तब उसके बाद यहाँ पे जो एक एक दो सब टीपी लिए गए डेवलपमेंट के लिए, दो सब सेक्टर लिए गए। वो सब टीपी 2A और 4A, मतलब एक टीपी 2 का हिस्सा है, टीपी 4 का हिस्सा है, पार्ट है जिसको लिया गया डेवलपमेंट के अनुसार। क्योंकि ये शहर 3 फेज में बनेगा। कितने फेज में बनेगा? 3 फेज में। 3 फेज अब ये जो 3 फेज है, तो इसका पहला फेज तो ये हो गया एक्टिवेशन एरिया, जिसको अभी वो किया गया। ठीक है, ये एक्टिवेशन एरिया। बाकी जो सेकेंड फेज है, जिसको अभी हम आगे और समझेंगे। फिर चलते हैं रिटर्न उसी अपने उस पे। यस, ये हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड काम शुरू हुआ, तो वो 2017 और 18 के दौरान यहाँ पे काम शुरू हुआ था। मतलब फर्स्ट जेसीबी का काम यहाँ पे शुरू हुआ था, जेसीबी कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद बीच में पेंडेमिक भी थी, है ना। आपको भी पता है पेंडेमिक के टाइम में काफी चीजों का वो हुआ, है ना, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे काम काफी स्लो रहा। ठीक है। और जो ये शहर बना हुआ है, जो फेज 1 बन के रेडी हुआ, वो लगभग आपका 2024 से 25 के टाइम रेडी हो चुका था। मतलब 2024 के दौरान ही ये आपका 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया लगभग रेडी हो चुका था। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्लियर हो रहा है? यस। ये वाला एरिया आपका इसी टाइम तक रेडी हो चुका था। ठीक है, जहां पे अभी तमाम कंपनियां आ चुकी हैं, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस यस करेंगे। ठीक है। यस। तो ये टाइमलाइन आई होप हर किसी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनियों में आती है ना, जिसने अन्य शहरों की इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मास्टर प्लानिंग करी। ठीक है। तो इनको ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए दिए गए थे इस शहर की पूरी मास्टर प्लानिंग, पूरी इंजीनियरिंग डिजाइन ऑन ग्राउंड करने के लिए। ठीक है, ये सीन। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कनेक्टिविटी देख लेते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी है, क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी थोड़ी सी आप लोग चीजें नोट डाउन करिए। ठीक है। कनेक्टिविटी से पहले मैं एक चीज और गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। ये जो धोलेरा शहर बना हुआ है, अब यहाँ पे समझेंगे ना, तो धोलेरा शहर इसी लोकेशन में इसलिए लाया गया, इसलिए बनाया गया, क्योंकि यहाँ से क्या है, गुजरात के अन्य शहरों की, अन्य जिलों की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे अहमदाबाद का एरिया हो गया, ये अहमदाबाद का एरिया हो गया, यहाँ से धोलेरा के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है। पास में सुरेंद्र नगर का बहुत बड़ा शहर है, राजकोट का एरिया हो गया, इधर वडोदरा हो गया, यहाँ सूरत हो गया, नीचे साइड भावनगर का एरिया हो गया, और जस्ट इसी के ऊपर आपका गांधीनगर का एरिया हो गया। तो मतलब यहाँ पे अगर आप समझेंगे ना, तो धोलेरा के पास में, धोलेरा के को लेकर भी यहाँ पे लगभग 5 एयरपोर्ट हैं। कितने हैं? 5 एयरपोर्ट हैं। हाँ एक अहमदाबाद में ही है आपका, एक वडोदरा में है, ठीक है, एक सूरत में है, एक आपका यहाँ राजकोट में भी है ना, और भावनगर, शायद भावनगर में भी है, भावनगर में भी है, और ये अपना एक यहाँ बन ही रहा है, 4, 5, 6 धोलेरा में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल जाती है, पहला। दूसरा, बाई रोड कनेक्टिविटी मिल जाती है। मतलब हर तरीके से धोलेरा को अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है इन शहरों से, जो गुजरात के बड़े शहर हैं, मुख्य शहर। ठीक है, ये चीजें हो गई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यस।
तो अब यहाँ से हम समझेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ना, ये कार्गो प्लस पैसेंजर बन रहा है। अब कार्गो प्लस पैसेंजर में क्या सीन है ना, कि जो कार्गो रहेगा वो 70% रहेगा, 70%। मतलब धोलेरा से लंदन तक भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा बाई फ्लाइट, बाई कार्गो, ठीक है। और 30% रहेगा पैसेंजर के लिए। ये आप लोग लिखते चलिए ना, 70% कार्गो के लिए, 30% जो रहेगा वो पैसेंजर के लिए रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम करंट सिचुएशन को समझते हैं, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि दो रनवे बन के कंप्लीट है, दो रनवे इसके बन के कंप्लीट है, ठीक है। और उसमें से एक रनवे है जो कार्गो वाला है, लगभग वो आपका ये मान के चलिए कि 4 किलोमीटर तक का है, 4,000 मीटर कह सकते हैं। और दूसरा वाला जो है वो आपका 3200 मीटर का है, 3200 मीटर 3 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका रनवे का होगा। तो उसके अलावा भी 4 जून को इन्हीं रनवे का ट्रायल हुआ है, 4 जून को इन्हीं रनवे का ट्रायल हुआ है। अब इसी एयरपोर्ट के पास में आप देखेंगे या समझेंगे भाई, कभी उसके थ्रू देखिएगा ना, तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल रिवर बनाए जा रहे हैं इन धोलेरा के, मतलब ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के चारों तरफ आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल रिवर भी बन रही है चारों तरफ से, जिसको मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये चीज, तो इसमें ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसको आपको नोट कर लेने हैं। उसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब ये जो डीएफसी है, यहाँ के लिए क्या है ना, एक अलग से मालगाड़ी की लाइन बिछाई जा रही है इस वाले एरिया, जिसका मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया लगेगा किस तरीके से ये जा रहा है, जिसका ऑलरेडी काम भी स्टार्ट हो चुका है। कोई नहीं, इसको मैं बाद में दिखा दूंगी, अभी मेरे पास इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहीं से सीधे भीमनाथ को कनेक्ट करेगा, इस वाले एरिया सीधे भीमनाथ के लिए जाएगा। अब यहाँ पे डीएफसी के लिए अलग से रेल लाइन क्यों बिछाई जा रही है, इसको समझ लेते हैं। अब क्योंकि धोलेरा में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल का है। कौन सा एरिया है, इंडस्ट्रियल का। जितना भी पर्पल कलर आपको दिखेगा ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल वाला एरिया है ना। अब जब एरिया पूरा इंडस्ट्रियल का है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। अब जितनी भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितने भी कच्चे या पक्के माल बनेंगे, उसको कम समय में इंडिया के हर एक शहर में, हर एक स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, या कम टाइम में ले जाया ले आया जा सके। तो इस रीजन यहाँ से आपको डीएफसी को एक नई कनेक्टिविटी दी जा रही है, जो कि यहाँ से सीधे भीमनाथ जंक्शन को कनेक्ट करेगा, और यहीं से पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा बाई इसके मालगाड़ी के, ठीक है। ये चीज होगी। उसके अलावा हम समझते हैं तो एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे का सीन ये है कि यहाँ पे 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा, ठीक है। 250 मीटर जो चौड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। अब ये जो एक्सप्रेसवे रहेगा, यहाँ से रहेगा सीधे ये आपका अहमदाबाद का एरिया आ गया। अहमदाबाद में ये, इसको बाकरोल जंक्शन भी बोलते हैं, सरदार पटेल चौक भी बोलते हैं, ठीक है। ये सरदार पटेल चौक है, एसपी रिंग रोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसपी रिंग रोड का चौक है ये, सरदार पटेल चौक है ये। यहाँ से 72 किलोमीटर आगे चलने पे आपका धोलेरा आ जाता है, और यही एक्सप्रेसवे आपका बन के रेडी हुआ है, जिसको नेशनल एक्सप्रेसवे 08 कहते हैं, समझिएगा। नेशनल एक्सप्रेसवे 08 इसी को नाम दिया गया है, ठीक है। जो कि सीधे अहमदाबाद को धोलेरा से कनेक्ट करता है। टाइम की बात करेंगे, इस एक्सप्रेसवे से बनने में व्यक्ति 45 से
50 मिनट के अंदर सीधे अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचता है। ठीक है, ये जो कि अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एक्सप्रेसवे। अब अगर एक्सप्रेसवे की ही बात हो रही है, थोड़ा सा हम इसमें और डीप चलते हैं। अब इस एक्सप्रेसवे पे जो इंटरचेंज है वो कितने हैं? इंटरचेंज बीच में दो पड़ते हैं। ठीक है, दो इंटरचेंज बीच में पड़ते हैं जो कि एक्सप्रेसवे पे हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम धोलेरा के पास की बात करेंगे तो टोटल 9 इंटरचेंज पड़ेंगे। इन 9 इंटरचेंज के थ्रू ही हम इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहला इंटरचेंज आता है वो ये वाला आता है, पीपली, जिसको पीपली डायमंड सर्कल भी बोलते हैं, पीपली इंटरचेंज भी बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये जो पहला इंटरचेंज है पीपली वाला, जो कि ये धोलेरा से बाहर है, बड़े ध्यान समझिएगा आप लोग, ये धोलेरा में नहीं, धोलेरा से बाहर पीपली गांव है, उसी गांव के नाम पे ये इंटरचेंज बना। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीपली इंटरचेंज में पीपली डायमंड सर्कल। इसी डायमंड सर्कल से एयरपोर्ट के लिए रास्ता गया हुआ है, इसी डायमंड सर्कल से एयरपोर्ट के लिए रास्ता गया हुआ है। और ये इधर आपका गांव के लिए स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के लिए आ जाता है। ठीक है, ये वाला होता है। अब यहां से भी लगभग 4 किलोमीटर के ड्यूरेशन में, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका धोलेरा का बाउंड्री टच होता है, 3.5 से 4 किलोमीटर। ठीक है, धोलेरा की बाउंड्री आ जाती है। तो एक तो आपका ये डायमंड सर्कल हो गया। उसके अलावा समझेंगे तो धोलेरा एसआईआर के अंदर में टोटल 7 इंटरचेंज हैं, 7 डायमंड सर्कल हैं, जिसके थ्रू हम धोलेरा के किसी भी सब टीपी, किसी भी सेक्टर में आ और जा सकते। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो आपके इंटरचेंज, इसी इंटरचेंज के थ्रू हम एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं धोलेरा की किसी सिटीज में, किसी भी सेक्टर में। अब ये कहीं बीच से कभी एंट्री मिले तो नहीं मिलेगी, बीच से एंट्री नहीं मिलेगी, या बीच से हम एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। हम जब भी एंट्री एग्जिट करेंगे इसी एक्सप्रेसवे से करेंगे। और जितने भी इंटरचेंज हैं, समझिएगा, जितने भी इंटरचेंज हैं, हर इंटरचेंज में जो 250 मीटर का एक्सप्रेसवे रहेगा, उसके बाद से सीधे 70 मीटर का चौड़ा रोड मिलेगा कनेक्ट हर आपके इंटरचेंज से। यस, ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक आखिरी जो इंटरचेंज आता है वो आता है ये अदिलाई का। ये अदिलाई का, अगर भावनगर की तरफ से जाते हैं तो सबसे पहला इंटरचेंज पड़ेगा अदिलाई वाला। अदिलाई का ये डायमंड सर्कल है। ठीक है, अदिलाई गांव के नाम पे है ये, है यहाँ पे पड़ेगा, जिसके थ्रू हम एक्सप्रेसवे से किसी भी एरियाज में आ और जा सकते हैं। अभी रिसेंट की एक और न्यूज आ चुकी है, जो कि यहाँ से यहाँ के लिए रोड बनेगी, एक्सप्रेसवे जाएगा, अदिलाई से सीधे भावनगर के लिए कनेक्ट करेगा। ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर का रहेगा, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों के, सॉरी, 2 से 3 महीने के अंदर देखेंगे तो इस यहाँ पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका रहेगा। ठीक है, आगे एक्सप्रेसवे का ये हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है आपके ये वाला आता है आपका धोलेरा, अहमदाबाद धोलेरा मोनो रेल या मेट्रो। ठीक है, अब अगर हम इस पे चलते हैं तो यहाँ पे अब यहीं से एक एरिया पड़ता है सरखेज। अगर मैं सरखेज का एरिया दिखाऊं तो ये सरखेज दिख रहा होगा आप लोगों को, अनुसर प्रॉपर दिख रहा है सरखेज? यस, अनुसर आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, हाँ जी, आ रही है। यस सर, आ रही आ है रही है। सर। समझिए प्रॉपर, ये सरखेज का एरिया है, वैसे पास में हम भी रहते हैं बेसल। यस, ये सरखेज का एरिया, यहीं से यहाँ पे जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी है वो यहीं से है। सरखेज एरिया से ही आपका, यहाँ से आपका ये सीधे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जाएगी, जो सीधे ये जो बीच वाला रास्ता देखते हैं आपने, ये जो रेड वाली लाइन गई हुई है, इसी वाले एरिया से जाएगी। ये वाला एरिया मैं यहाँ दिखाऊं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। ये वाला जो बीच वाला एरिया है ना, बीच में पूरा खाली एरिया छोड़ा गया है, जहाँ पे एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचाई पर। जो मेट्रो होती है ना, जो मेट्रो क्या होता है, ऊंचाई पे होती है, पिलर पे होती है।
फ्लाईओवर तक समझ सकते हैं Yes, sir. लोकल लैंग्वेज के थ्रू। तो ये भी एलिवेटेड रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, एक्सप्रेसिव से ऊंचाई पे रहेगा, जैसे मेट्रो वगैरह होते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस, तो उसी तरीके से बीच के रास्ते सीधे सरखेज से कनेक्ट करेगा, कहाँ के लिए, धोलेरा के लिए। अब अगर इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने बजट पास करी है वो लगभग आपका 20,667 करोड़ पास करी है, ठीक है। इसकी जो स्पीड लिमिट रहेगी, है ना, आपका जो स्पीड लिमिट रहेगा वो लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। मतलब जो टाइम हमें बाई एक्सप्रेस पे 50 मिनट लगता है, वो ही समय हमारा घट के 35 से 40 मिनट हो जाएगा, या उससे भी कम। क्लियर हो रहा है ये चीज? Yes, sir. यस। अब इसके काम का क्या सीन है, इसका भी काम आप देखेंगे आने वाले 2-4 महीने के अंदर ही चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 4 महीने के अंदर इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी रेडी करना है 2030 से 32 तक, जो गवर्नमेंट की टाइमलाइन है ना? अच्छा, एयरपोर्ट को लेकर आज ही एक और न्यूज आई हुई है, जिसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी रनवे का ट्रायल हुआ है ना, तो आने वाले टाइम में देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर ही यहाँ पे कार्गो का भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। कार्गो का जो रहेगा वो भी ट्रायल वगैरह यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और भी काफी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे पहली फ्लाइट भी उतरेगी आपकी ऑपरेशनल होगा ना सर? कार्गो। क्या चीज? ऑपरेशनल हो जाएगा ना? यस, यस, ऑपरेशनल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मैक्सिमम काम हो चुका है। मतलब जो एटीसी बिल्डिंग है, टर्मिनल वगैरह है, तो उसका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस रीजन से गवर्नमेंट और तेजी ला रही है, ताकि 3 महीने 4 महीने की ड्यूरेशन में ही इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए एयरपोर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ ये जी। चीज? Yes, यस। sir. यस अब सर। हम फिर से बैक चलते हैं थोड़ा सा। अब ये जो आपका सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आ रहा है, ये कनेक्ट का कहाँ? सीधे अभी तक अदिलाई के लिए पास है। कहाँ के लिए पास है? Adilai. अदिलाई। बट ये अभी इन फ्यूचर आगे बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा? भावनगर भावनगर। तक भी जाएगा इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है। ये रहेगा, बट अभी तक क्योंकि अदिलाई तक सारी चीजें हैं, तो अदिलाई तक ही हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो अदिलाई तक ये पूरा रहेगा, यहाँ तक, ठीक है। जहां तक आपको एक्सप्रेसवे की एंडिंग, ये समझ। Yes, sir. यस। अब अंदर में जो है ना, इसी के तहत अंदर में टोटल कितने आपके ये रहेंगे? 106 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। कहाँ आ गए अनुसार? यस। यस सर। अब ये जो अंदर का एरिया देख रहे हैं, अंदर में टोटल कितने मेट्रो स्टेशन बनेंगे? 106। और जितने भी मैक्सिमम मेट्रो स्टेशन रहेंगे वो ज्यादातर 70 मीटर और 55 मीटर के रोड पे रहेंगे मेट्रो के स्टेशन, ठीक है। 70 मीटर 55 मीटर चौड़े रोड के उस पे रहेंगे मेट्रो के स्टेशन। Yes, sir. क्लियर? यस, ये हो गया। अब उसके अलावा अगर हम चलते हैं कनेक्टिविटी को लेकर, तो यहाँ पे सी पोर्ट की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है। अब थोड़ा सा हम इसको प्राचीन काल में ले चलते हैं आपको, मतलब पहले के समय ले चलते हैं। तो पहले के समय क्या होता था ना, कि जितने भी व्यापार होते थे, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते थे, वो बाई सी के द्वारा होते थे। जी। किसके द्वारा होते थे? बाई सी के द्वारा। अच्छा, ये तो ठीक है, हम पहले की बात कर रहे हैं। अभी करंट स्थिति देखेंगे ना, तो करंट में भी यही सीन है। मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? बाई सी के द्वारा, है ना। अभी जैसे रिसेंट में देखा था आपने, अभी ये जो कौन सा था, हार्मुज जल संधि था, कौन सा था हार्मुज वाला, बिल्कुल वहां सर। पे भी। यस, जो अभी अमेरिका और ईरान की भी थोड़ी सी चैलेंज वो चल रही थी, उसको लेकर जी। अभी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफी चैलेंजेस आ रही थी ना। तो ये चीज हो गया। मतलब यहाँ पे धोलेरा शहर को बसाने का जो सबसे बड़ा स्पेसिफिक रीजन है वो यही है कि धोलेरा क्या है, ये गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल इजी रहेगा। आज यहाँ पे जो
450 से भी ज्यादा कंपनियां आ चुकी हैं, या यूं समझिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो कंपनियां इसी रीजन से आ रही हैं कि हम जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको फॉरेन कंट्री तक डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमें आसानी होगी, फॉरेन कंट्री तक ट्रांसपोर्टेशन करने में बिल्कुल ईजी होगी। क्योंकि Yes, sir. जो चीज अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, या कोई आप में से कोई अगर व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है, अगर कोई उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे लगाएगा, तो उसको अगर सी के पास से अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता है, या तो इधर कांडला मुद्रा का सहारा लेगा वो, ठीक है, मुद्रा वगैरह हो गए ये वाले एरिया से, और या फिर यहाँ पे आएगा तो ये भावनगर, हजीरा, दहेज, इन सब सी पोर्ट के पास आएंगे। तो अब यहाँ तक व्यक्ति को लाने में ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा खासा कॉस्ट बैठेगा यहाँ तक। अब क्योंकि पास में पूरी इंडस्ट्री लग रही है, पूरा एक नया शहर बन रहा है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से क्या रहेगा, सामने वाले को ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी स्मूथ है। और यही एरिया में जो अडानी ग्रुप है, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट डेवलप कर रही है भावनगर में ही। क्या कर रही है? एशिया का सीएनजी सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट के उसमें डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। अब उसके अलावा अगर हम एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका कल्पसर डैम है, पोर्ट क्या होता है? सीएनजी पोर्ट क्या होता है? क्या चीज? गैस पाइपलाइन जो है ना, सीएनजी पोर्ट गैस पाइपलाइन। आवाज आवाज थोड़ी सी मैम की कट रही है। सर वो सीएनजी का पूछ रही हैं कि सीएनजी तो वो जो गैस की पाइपलाइन जो अभी लग रही है घरों में, Yes. वही। CNG थोड़ी ना होता है। नहीं, उस तरीके का नहीं रहेगा, ये तो अलग सीन हो गया है ना। ये पूरा सीएनजी बेस रहेगा, जिसके थ्रू चलेगा सारा कुछ, यहाँ पे होगा एनर्जी वगैरह का ये सारा कुछ ना। अच्छा। यस, सीएनजी का यूज एनर्जी के रूप में किया जाता है ना। हम्म। यस। अब यहाँ पे ये वाला जो है, यस, लास्ट में हम क्वेश्चन ले लेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन ले लेंगे और भी समझ लेंगे, ठीक है, वेट कर, इसको समझ लेते हैं। यस। अब ये जो है, ये आपका कल्पसर डैम है ना। ये कल्पसर डैम का क्या सीन है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, एक ऐसा रूट बना रही है ना, जो कि समुद्र के ऊपर से पूरा एक सी लिंक कह लीजिए आप, सी लिंक बना रही है। जैसे मुंबई साइड में बना हुआ है आपका अटल सेतु के नाम से, लगभग 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो बनेगा, ये 32 किलोमीटर का बनेगा। कितने का बनेगा? 32 किलोमीटर, जो सीधे कनेक्ट करेगा भावनगर से वरुच को, ठीक है, भावनगर को सीधे वरुच से कनेक्ट करेगा। और इसके दो रीजन है, दो पर्पस है इसको बनाने के। पहला रीजन क्या है कि यहाँ से सीधे एक हाईवे निकलेगी, एक्सप्रेसवे जाएगा, जो कि लगभग 16 लेन का रहेगा, 16 लेन का रहेगा। 4 लेन का रेल कॉरिडोर भी रहेगा यहाँ से, इसी रूट से, इसी सीलिंग से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे सूरत भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, सूरत भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। जी। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जामनगर को सीधे, राजकोट होते हुए जामनगर को। जामनगर में भी ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस जी। की। उसके अलावा धोलेरा अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में तैयार हो रहा है। तो यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी वे में हो, मतलब यहाँ पे आने जाने में भी लोगों को सुविधा हो। क्योंकि आज अगर कोई भरूच से, सूरत से अगर भावनगर या इस एरिया में आता है ना, तो उसको कम से कम 8-10 घंटे लग जाते हैं। और बाई सी लिंक आएगा तो उसको लगेंगे 40 से 50 मिनट। समझिएगा कितना समय बच रहा है सामने वाले, है ना। तो ये एक तो यहाँ पे आने जाने, आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों की सुविधा हो जाएगी। यस। और सेकेंड थिंग ये है कि यहीं पे आपका जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे इसी के बेसिस पे विश्व का सबसे मीठे पानी का झील भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे मीठे पानी का झील। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कई सारी नदियां आके मिलती हैं, कई सारी नदियां आके यहाँ पे मिलती हैं, छोटी बड़ी नदियां आके मिलती हैं। तो अब क्योंकि जो समुद्र का पानी ये खारा होता है,
तो ये जो नदियां अपने साथ पानी लेके आती है, इनकी पानी जो है मीठी होती है। तो अब समुद्र में मिलने से क्या ये पूरा पानी जो है खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, खराब हो जाता है, जो यूरिएजेबल नहीं आता है। क्योंकि खारे पानी से ना ही आप खेती वगैरह कर सकते हैं, ना ही उसको किसी कंस्ट्रक्शन में ले सकते हैं, और ना ही पी सकते हैं। ठीक है। तो अब यस ये जो एरिया है, यहाँ पे पूरा पानी को रिजर्व किया जाएगा, जिसका मैं एक वो भी दिखा देता हूँ, जैसा कि अपने पास ऑप्शन देखें। यस, ये वाला यहाँ, जैसे ये साबरमती नदी हो गई, माही, धांधर, है ना, यहाँ पे नर्मदा, ये सारी नदियां हैं जो यहाँ पे आके मिलती हैं, ये वाली। तो यहाँ पे 2000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फ्रेश वाटर को रिजर्व किया जाएगा इसी खाड़ी में। ठीक है। और इन पानी को ट्रीट करके पीने जैसा शुद्ध पानी के रूप में बनाया जाएगा, जिससे कि धोलेरा ही नहीं, समझिएगा, कुछ लोग सोचते हैं सर ये धोलेरा के लिए तो नहीं बनाया जाएगा, बट धोलेरा ही नहीं, यहाँ के जितने भी शहर हैं, ये वाले सौराष्ट्र वाला एरिया, ये जो पूरा सौराष्ट्र वाला एरिया है ना, इन सभी एरियो को सिंचाई के लिए, पीने के लिए हर तरीके की सुविधाएं कहाँ से दी जाएंगी, यहाँ से। क्योंकि यहाँ के पानी को ट्रीट किया जाएगा, पीने योग्य बनाया जाएगा, और दूसरा जो रहेगा सिंचाई के लिए, तो ये नॉर्मल पानी पे यूज होगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? इसको थोड़ा और यस बारीकी समझते हैं, इसको थोड़ा और बारीकी समझते हैं। यस। अब यहाँ पे जैसे क्या रहेगा ना, यहाँ पे जो भी पानी स्टोर किया जाए, एक तो बड़ा अच्छा खासा टूरिज्म के रूप में तैयार होगा ये एरिया, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या सीन रहेगा कि ये जो यहाँ पे पानी रहेगी ना, तो यहाँ पे क्या, अभी जो नर्मदा की पानी होती है ना, पाइपलाइन की पानी आती है इन सभी एरिया से। किसकी पानी आती है? पाइपलाइन नर्मदा पाइपलाइन। धोलेरा अहमदाबाद में भी वही सीन है, यहाँ पे भी नर्मदा का ये जो पानी है ना, वही वाली आती है ना? हमारे यहाँ भी वही पानी आती है, अभी हम जहाँ रहते हैं नर्मदा का पानी आता है। तो फिर हम लोग क्या है, आरओ का पानी, आरओ का बोतल लेते हैं। ठीक है। यस। तो एज इट इज यहाँ पे भी अभी के टाइम करंट में अगर कोई पूछता है ना सर पानी की क्या सुविधा है, तो यहाँ पे नर्मदा वाली पाइपलाइन है, जिसके थ्रू अभी इन जो आसपास के गांव वगैरह है उनको पानी की सुविधाएं दी जाती है। क्लियर हुआ? यस। अब जब यहाँ पे ये वाला एरिया डेवलप होगा ना, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे लोगों को फ्रेश वाटर मिलेगा, जैसे आरओ जैसा शुद्ध पानी होता है ना पीने के लिए, एज इट इज उसी तरीके का पानी इन पूरे एरियाज को मिलेगा, सभी एरियाज को। ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, जो सिंचाई का अभी हमने बताया ना, तो यहाँ पे सिंचाई बड़ी कम होती है, यहाँ पे एक चौथाई का सीन रहता है। अगर हमने एक हिस्सा फसल लगाया तो उसका एक चौथाई मिलेगा हमें, ज्यादातर एरिया में, है ना। तो जब यहाँ पे पानी का सीन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, खेती और अच्छी होने लगेगी, खेती राइट वगैरह और अच्छी होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो खेती वगैरह होती है ना, बारिश के टाइम होती है, क्योंकि बारिश टाइम क्या पानी की सुविधाएं हो जाती है। अन्य समय में गर्मियों में क्या सूखे की सीन रहती है, उसमें ज्यादा चीजें हो नहीं होती। तो ये चीज है ना। तो इसके बनने से क्या है, अनेकों बेनिफिट हो जाते हैं इन एरियाज को। पहला एरियाज की यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हर एक चीज, लॉजिस्टिक और हर एक चीज को लेकर सुविधाएं मिलती हैं, है ना, आवागमन को लेकर। और दूसरा कि यहाँ पे जो आपका मीठे पानी की पूरी झील बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पे पानी को रोक के यहाँ पे पूरा ट्रीट किया जाएगा, और खेती वगैरह के लिए, सिंचाई के मतलब सिंचाई वगैरह हो गया, पीने वगैरह के लिए, और भी अन्य चीजों के लिए यूज किया जाएगा ये वाला वाटर, फ्रेश वाटर। अब ये इस तरीके से पूरा इसको डिजाइन किया जा रहा है ना, कि आने वाले 200-500 सालों तक फिर यहाँ पे कभी पानी की समस्या नहीं होगी। कितने साल तक? 200-500 समय तक यहाँ पे पानी की समस्या तो नहीं। ठीक है। यस। ये ये सीन, ये हो गया आपका ये वाला फ्रेश वाटर को लेकर। ठीक है।
अब उसके अलावा हम थोड़ा सा अगर डीप चलते हैं यहाँ पे, जो चीज हमें, एक और चीज है जो हमें स्टार्टिंग बतानी थी बट मैं भी ऐड कर रहा हूँ उसका। ये जो पूरा टोटल एरिया है, टोटल एरिया लगभग जो हमने अभी डिस्कस करी है, जितने भी कलर कोडिंग वाले एरियाज हैं, है ना, जिसमें हर एक जोन को दर्शाया गया है, ये वाले एरिया, ये टोटल तो है वैसे 920 स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, समझिएगा प्रॉपर में, ये वाले जो एरिया है, जो पेरीफेरी वाला अभी मैं इधर राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला एरिया आता है, जहाँ पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा। जो वो एरिया कितना है, 422 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है, चार 422 बाईस स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया में कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग जोन है, अलग अलग यहाँ पे गवर्नमेंट के गाइडलाइन, और बाकी जो एरिया है उसको रिजर्व रखा गया है। जैसे इस वाले एरिया को रिजर्व रखा गया है, जहाँ पे पूरा सोलर पार्क लगाया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया जाएगा। ये जितनी बिजली पूरे बिहार राज्य को दी जाती है, उतनी बिजली इस सिंगल शहर को दी जाएगी, जो कि ये शहर खुद में अपना इंडिपेंडेंट शहर में आएगा, जो कि खुद के बिहार पे सारी चीजें करेगी, है ना। और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये ग्रीन वाले एरियाज में ना आपका क्या सीन रहता है, ग्रीन वाले एरिया में इसमें आपका एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाए, ठीक है, खेती जहाँ का काम। ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी वगैरह ये आने वाले समय में आएगा, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, यस। अब ये समझिए कि अभी जो जमीनों पे सेल परचेज चल रहा है, जो जमीनों पे सेल और परचेस चल रहा है, वो किस एरिया में चल रहा है, ये जो 422 वाला एरिया में भी डिस्कस कर रहे थे ना, ये सभी एरिया, इन्हीं एरिया में सेलिंग परचेजिंग चलती है, ठीक है। उसके अलावा भी ये एरिया कोई अभी वो उसको बेचा नहीं जाएगा, ये वाला एरिया बेचा नहीं जाता, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें भी लगभग 70% जमीनें किसकी है, गवर्नमेंट, किसकी है, गवर्नमेंट, सरकार की। यस। और जो बाकी 30% जमीन किसानों की है, जो 30% जमीन फार्मर्स की है, उसमें से भी लैंड पूलिंग किया गया, क्या किया गया यहाँ पे, लैंड पूलिंग किया गया। अब वो जो 25। लैंड पूलिंग किया गया है, तो इसका भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 50-50 किया है। मतलब 50% जमीन जो है गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, रोड रास्ते बनाने के लिए, रोड रास्ते आते अन्य सभी सुविधाएं फैसिलिटी बनाने के लिए, जिसके बदले गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स को मुआवजा दिया, क्या दिया, मुआवजा दिया, ठीक है, उसके बदले पैसे दिए। बाकी का जो बचा 50% ना, तो वो किसानों को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सुसज्जित रास्ते पे, सुसज्जित मतलब एक सही रास्ते पे, मतलब 18 मीटर से लेकर 70 मीटर के चौड़े रोड पे बाकी का 50% जमीन गवर्नमेंट ने किसान को दे दी। कितने मीटर के रोड पे, 18 मीटर से लेकर 70 मीटर के रोड पे, जितने, जब ये पूरी इसकी मास्टर प्लानिंग हुई थी ना ग्राउंड लेवल पे, तो उस समय जितने मीटर का रोड जहां पे आ रहा था जिस किसान का, उसी के हिसाब से दिया गया है यहाँ पे सभी किसानों को जमीन। जितने मीटर के रोड पे आ रहा है उतने मीटर के रोड पे जमीन मिलेगी, जिस जोन में आ रहा है उसी जोन में जमीन मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आपका इंडस्ट्रियल में आ रहा है आपको रेजिडेंशियल में दे देंगे, ऐसा नहीं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा है आपकी जमीन, तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही मिलेगा, क्लियर हुआ, यस सर। यस। तो अब इसमें से जो बाकी बचे आपके 50%, मतलब 15% एरिया, तो इसी 15% एरिया में क्या चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है। ट्रेडिंग का मतलब होता है सेल और परचेज, ठीक है, सेलिंग का, ठीक है। तो इन्हीं में आपका सेल परचेज सारा कुछ 15% एरिया में चल रहा है, और ये आज से नहीं, 2018-20 से सेलिंग परचेजिंग चल रहा है। तो अंदर में क्या है कि एरिया जो है लिमिटेड है, अंदर में क्या है, एरिया लिमिटेड, 15% एरिया है, क्लियर हो रहा है, यस सर। यस। तो यही रीजन है कि आज अगर धोलेरा की बाउंड्री से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक की प्लॉटिंग हो रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी यही है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, इन एरियाज में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, एग्री कर रहे हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा इन एरियाज में होगा। तो आज यही रीजन है कि यहाँ पे लोग ना भाई साहब धांधुका तक प्लॉटिंग कर रहे थे। धांधुका धोलेरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर है,
सोचो आप, है ना। धांधुका इधर फैदरा की तरफ, इधर ऊपर आनंदपुर वगैरह, और कौन कौन से गांव आते हैं, कई आते हैं ना इधर। इधर आपका इधर कोटदा वगैरह पड़ता है, 8 किलोमीटर दूर है नीचे। ये सीन है, इन सभी एरियाज में होती है ना ये। क्योंकि अंदर में क्या है, रेजिडेंशियल एरिया लिमिटेड है, इस रीजन से जितनी भी पूरी वो होगी टाउनशिप, वो बाहर में बनेगी आपकी, ठीक है। अब ये हो गया आपका, है। अब इसमें थोड़ा सा अगर 2 मिनट लेके मैं कुछ और चीजें गाइड कर दूं आप लोगों को ना, तो यहाँ पे जैसे आप ये समझ सकते हैं इसके बिहाफ पे, है, कि अंदर में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन, अगर हम एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन चलेंगे, तो जैसा हम हर मीटिंग में बताते रहते हैं, जो आपका 18 मीटर से लेके 70 मीटर के चौड़े रोड रहेंगे, ठीक है। उसमें रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल 1200 गज आएगा, 1200 गज, वर्ग गज कह लीजिए, ठीक है। और वही कॉमर्शियल में जाएंगे तो कॉमर्शियल में कितना आएगा, 1800 वर्ग गज कह लीजिए, या 16,200 स्क्वायर फीट कह लीजिए, 16,200 स्क्वायर फीट कह लीजिए, इसको 10,800 स्क्वायर फीट कह लीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज। ये एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि धोलेरा शहर के अंदर जितने भी 18 मीटर से लेकर 70 मीटर के रोड रहेंगे, इससे कम जमीन गवर्नमेंट की रोड पे नहीं मिलेगी। ये मिनिमम है। क्या है ये, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना आप। ये मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, तो रेजिडेंशियल एरिया में एक और गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन क्या है, वो गाइडलाइन है कि टाउनशिप के अंदर अगर कोई सोसाइटी बना रहा है, तो उसमें 350 वर्ग गज का एरिया लेना रहेगा कंपलसरी। मिनिमम 350 वर्ग गज का, जिसका कारपेट 240 वर्ग गज स्क्वायर यार्ड आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी कि 3150 स्क्वायर फीट का एरिया मिनिमम लेना रहेगा टाउनशिप के अंदर। बट यहाँ पे एक शब्द लग जाता है, वो बट होता है। अब बट क्यों लगता है, ये मैं गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कुछ मिलेगा ऐसा ऑप्शन, मैं इसे बता देता हूँ। अब समझिएगा, गवर्नमेंट क्या है ना, प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है। किस पे आधारित है, प्लग एंड प्ले। मिल जाएगा, इसमें प्लग एंड प्ले मॉडल का नाम रख दिया है, एक मिनट। ये इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लग एंड प्ले स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। जो धोलेरा शहर है पूरा इसी इकोसिस्टम पे आधारित रहेगा, इसी इकोसिस्टम पे बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ ना कि जब तक धोलेरा के अंदर गवर्नमेंट बेसिक सुविधाएं, मतलब रोड, रास्ते, बिजली, पानी की सुविधाएं नहीं दे देती, तब तक हम उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते अपनी जमीन पर। समझिएगा बात। अब रोड रास्ते का मतलब नॉर्मल रोड नहीं, जैसे ये बना हुआ है ना, इस तरीके के रोड रास्ते, इस तरीके के गार्डनिंग, पेड़ वगैरह जो लगे हैं, सारी चीजें जब जिस एरिया में डेवलप कर देगी, जैसे कि अभी अपना ये फर्स्ट फेज में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में जो है एरिया अपना 5500 एकड़ में, ठीक है, 5500 5600 एकड़ में जो बना, ठीक है। उस एरिया की तरह जो जो एरिया में रोड रास्ते बेसिक मतलब सुविधाएं मिलेंगी, वहां वहां पे हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा डीपली, ये जो प्लग एंड प्ले मॉडल है, अभी ये कहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा, फर्स्ट फेज में। किसमें काम करेगा, फर्स्ट फेज में, क्योंकि वो एरिया डेवलप हो चुका है, वहां पे गवर्नमेंट ने बेसिक सुविधाएं दे रखी है, ठीक है। अब जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है, वहां पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते।
क्लियर हो रहा है चीजें वैसे आप लोगों को? Yes, sir. यस। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब होता है ना कि हम कोई भी काम करेंगे, मतलब जैसे होता है ना टीवी अगर हम चला रहे हैं, जैसे हमने प्लग ओपन किया, स्विच ऑन किया, टीवी ऑन हो जाता है। जैसे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जैसे हम माउस का जो वो प्लग होता है वो पे उसमें खोसते हैं, उसका तुरंत आपका कर्सर काम करने लगता है, यही होता है। तो एज इट इज यहाँ पे जो प्लग एंड प्ले मॉडल का कॉन्सेप्ट हुआ ना, वो ये हुआ कि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट सुविधाएं देगी, तुरंत आके आप अपनी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करके तुरंत प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, तुरंत घर मकान बना के रहना शुरू कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जहाँ पे आपकी ये पोर्टेबल वाटर, आईसीटी पावर, गैस, इन सभी की सुविधाएं मिल जाती है आपको एट ए टाइम, ठीक है। ये चीजें हो जाती है, तो ये आता है इसमें। तो अब ये जो 350 का कॉन्सेप्ट अभी हम समझ रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी जब रोड रास्ते ही नहीं बने हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां पे क्या है ना, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, प्लान पास नहीं देगी। क्या नहीं देगी? प्लान पास नहीं देगी। और दूसरा, ना ही वहां पे प्रॉपर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पे म्यूटेशन, खासकर सोसाइटी मॉडल में, ठीक है। तो अब ये जो जहाँ पे ये एरिया रहेगा वहीं पे ये सारी एक्टिविटी होंगी, मतलब जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आ रहा था, जिसके अंदर ये आपके टाउनशिप वाले एरिया थे, जैसे ये जो आपके कुछ रेजिडेंशियल एरिया, ये जो येलो वाला एरिया है, इन एरियाज में कुछ टाउनशिप कटे थे, जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं करंट टाइम में, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लीगल सारी चीजें सही परफेक्ट थी। बट क्या सीन हुआ ना, कि इसके अलावा अगर कहीं भी 350 गज का एरिया अगर इनकेस कोई दे रहा होगा किसी इन्वेस्टर को, तो यहाँ आपको गाइड कर दिया कि ये लीगल नहीं है। ये DICDL अथॉरिटी जो कि गांधीनगर में बैठती है, वहां पे भी व्यक्ति जाके पता करेगा ना, तो वो भी ये वो यही बताएंगे कि सर ये लीगल नहीं है कि SIR के अंदर कोई आपको नॉन एक्टिवेशन एरिया में 350 गज का एरिया दे रहा है, वो आप है, तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये लीगल क्यों नहीं माना जाता, इसको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज अपने इन्वेस्टर को गाइड कर पाए, क्योंकि एक इन्वेस्टर को सबसे बेहतर अगर प्रॉपर वे में सही इंफॉर्मेशन देंगे ना, तो वो सही जगह निवेश कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो 350 गज का वाला एरिया का जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या सीन है ना, कि जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज करता है, ठीक है, आज हमने परचेज करी, ठीक है, हमें 2 साल में इस प्रॉपर्टी को बेचनी है। अब बेचेंगे से पहले, क्योंकि रजिस्ट्री हमारे इंडिविजुअल नाम पे होनी चाहिए। अब जैसे ये टाउनशिप में हमने लिया, समझिएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। इसमें हम मान लेते हैं ये प्लॉटिंग करी है, ठीक है। अब इसका प्लान पास नहीं है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल वाले प्लान पास नहीं है इसका। अब प्लान पास नहीं है तो प्रॉपर म्यूटेशन नहीं होगा आपके नाम पे, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन कैसे होगा, जितने भी इसमें खरीदार है, जैसे मैं कहता हूँ 10 इन्वेस्टर हैं इसमें, तो 10 इन्वेस्टर का शेयर रहेगा। क्या रहेगा? 10 इन्वेस्टर का शेयर रहेगा। अगर इसमें से एक इन्वेस्टर भी कल को मुकरता है, तो आपको 2 साल बाद जमीन बेचने में नहीं बेच पाएंगे। समझ में आई बात मेरी? क्योंकि जो प्लान यस। पास होता है ना, तो कई बार उसके क्या है, नक्शे चेंज हो जाते हैं। अगर कोई भी प्लान पास में चीजें दिक्कत आती है लेआउट में ना, कई बार उसको चेंज करना पड़ जाता है। अब कोई बोल रहा है मुझे गार्डन फेसिंग चाहिए, अब पता लगा जब प्लान पास हो गया तो उसको गार्डन फेसिंग जो प्लॉट नंबर था 5, वो मिला उसको भाई को, बाद में मिला उसको 5 की जगह कोई और नंबर मिल गया, 5 किसी और लोकेशन में चला गया, तो जहाँ गार्डन की चाहिए थी, गार्डन की जगह ना मिल के उसको बीच में मिल गया, तो एग्री करेगा? नहीं करेगा ना, लॉस तो सामने वाले का हुआ ना, है कि नहीं? तो ये हो जाता है। अब इसमें जो मैंने बेचने का सीन बताया ना, तो सामने वाले का पैसा कहीं ना कहीं तरीके से उसमें उलझ जाए, क्योंकि अंदर में क्या है, प्लान पास कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट एरिया डेवलप करेगी। अब कोई एरिया, क्योंकि एरिया तो पूरा 2040 तक डेवलप होगा, समझिएगा, 2040 से 42 तक डेवलप होगा। अब कोई बाहर का एरिया तो है नहीं कि चलो अच्छा महीने 2 महीने में प्लान पास हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। बाहर में ऐसा कोई सीन नहीं है, बाहर अगर नहीं भी है ना, तो ये समझ चलिए कि महीने 2 महीने में हो जाएगा, तो फिर मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें हर एक चीज आपका हो जाएगा, प्लान पास मिलते ही। बट अंदर में ये सीन नहीं बनेगा, अंदर में क्योंकि जब ये वाला एरिया अगर मैं कहता हूँ 5 साल 8 साल बाद डेवलप होगा, ये कोई भी एरिया ले लीजिए, 5 साल बाद 8 साल बाद अगर वो चाहेगा 8 साल बाद डेवलप होगा एरिया, 5 साल में बेचना रहेगा तो भी नहीं बेच पाएगा,
क्योंकि उसमें सभी की सहमति रहेगी तो ही कुछ कर सकता है, अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, इसलिए 350 गज का वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, 350 गज का सीन। यस, आज के लिए इसको यहीं तक करेंगे क्योंकि ओवर हो जाएगा। बाकी जो अगला कल वाला सेशन रहेगा तो उसमें हम और आगे अच्छे से डीप में फिर जाएंगे, इसके आगे वाली चीजों को समझेंगे। यस।